जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल जीएस ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, जब अंग्रेज लोग आए तो वो लोग इंडिया पे धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिए और 1757 ईस्वी की जो प्लासी की लड़ाई थी और 1764 में जो बक्सर के युद्ध थे, इसकी ये अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिया गया, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंगाल पर पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। शासन को अपने अनुकूल बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर एक्ट पारित किए, यानी कि कानून बनाए, जो भारतीय संविधान के विकास का कारण बना। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो पहला एक्ट बना था वो कौन सा एक्ट था। जिसमें पहला जो एक्ट था वो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो फर्स्ट था, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, यानी उस समय केंद्रीय प्रशासन एक बनाया गया था। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, यानी कि जो कंपनी कार्य करेगी उसको मान्यता मिला गया था एक सरकार के तौर पे। उसके बाद कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था, यानी कि जो कंपनी शासन करेगी वो एक संसद के तहत काम करेगी। आगे था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। पहले जो बंगाल में शासन करता था उसको गवर्नर कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसको याद रखना है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, जिसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे था, यानी उसका जो न्यायाधीश था वो कौन था, सर एलिजा इम्पे, तथा अन्य 3 हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करना व भारतीय लोगों से रिश्वत तथा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि उस समय जो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो भारतीयों से रिश्वत लिया करते थे, उपहार लेते थे, तो ये सब चीज़ों पे क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया, यानी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब उसके बाद दूसरा एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए इसको लाया गया था, यानी जो इससे पहले वाला रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए अमेंडमेंट करके ये एक्ट लाया गया। उसके बाद जिसमें कोलकाता की सरकार को, यानी जो सरकार ओनली पहले कोलकाता में हुआ करती थी, वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का उसको अधिकार दे दिया गया। अब उसके बाद आया 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। ठीक है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले को देखने के लिए बनाया गया, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बनाया गया। इसके बाद जो रूल्स आया, यानी चार्टर एक्ट आया, वो था 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या प्रावधान थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। देखिए, जो भी सरकारी, जो अंग्रेज द्वारा स्थापित जितने भी वो शासन पद्धति थी उसमें जितने भी सदस्य होते थे, अब उनका जो वेतन होगा वो भारतीयों से उनका राजस्व दिया जाएगा, इसमें ये व्यवस्था किया गया। आगे था 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या बताया गया, तो कंपनी के अधिकार पत्र को, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से बन के आई थी इंडिया में, वो जो कंपनी था इसके अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि ये कहा गया कि ये 20 साल तक और भारत में व्यापार करेगी। उसके बाद कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि उसको ये कहा गया कि अब बस ये की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यही इसमें व्यापार नहीं करेगी, इसके साथ साथ ब्रिटेन के और भी कंपनी जो है वो भारत में व्यापार कर सकती है। किंतु एक इसमें एक क्लॉज जोड़ा गया कि चीन के साथ व्यापार तथा पूर्वी देश जितने भी थे उसके साथ चाय का व्यापार ये 20 वर्षों तक जारी रखा जाएगा। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चीन के साथ व्यापार कर सकती थी और जो ये चाय था उसके साथ। आगे देख लेते हैं इसमें क्या था कि सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, यानी कि जितने भी ब्रिटिश लोग थे वो भारत में आकर व्यापार कर सकते थे। ओनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही नहीं, बाकी सब लोग भी कर सकते हैं।
आगे 1813 ईस्वी में ईसाई पादरियों को भी भारत में आने की इजाज़त दे दी गई, यानी कि जो ब्रिटेन के ईसाई पादरी थे वो भारत आ सकते थे और अपना धर्म प्रचार भारत में कर सकते थे। इसका भी इजाज़त दे दिया गया कब? 1813 ईस्वी में। आगे था प्रत्येक 20 वर्ष पर अधिनियम लाने की व्यवस्था की गई, यानी कि इसके बाद ये कहा गया कि प्रत्येक 20 वर्ष पर एक एक अधिनियम आएगा जो जितनी भी कमियां हैं उसको सुधारने के लिए, जिसमें पहला था 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अब इसमें क्या था इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी कि कंपनी जो था अधिकार कि ओनली कंपनी ही व्यापार करेगी, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कंपनी का कार्य भारत पर शासन करना रह गया। अब कंपनी जो था यहाँ के वो शासक बन गया, यानी कि यहाँ पे अब शासन करेगी। पहले वो आई थी व्यापारी बन के, यानी व्यापार करने के लिए, अब यहाँ पे ये शासन करने लगी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि उस समय जो अंग्रेज थे उनकी पकड़ बंगाल पे ज़्यादा थी, लेकिन इस एक्ट में उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बम्बई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को जोड़ लिया गया। आगे था 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि दास प्रथा का समाप्त कब किया गया? तो 1843 ईस्वी में। इस अधिनियम में आगे और देखते हैं। इसी अधिनियम की जो धारा 87 थी, इसके तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए धर्म, जन्म स्थान, वंश, रंग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने का अंत कर दिया गया, यानी कि छुआछूत को अंत कर दिया गया। संपूर्ण देश के लिए बजट तैयार करने का प्रस्ताव इसमें लाया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, यानी कि 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले था, इसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। अब इसके बाद जो चार्टर अधिनियम था वो था 1853 ईस्वी का, ठीक है। तो 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या किया गया था उसको हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई, यानी कि जो कंपनी थी या जो शासन गवर्नर था उसमें जितने भी पद थे उसको भरने के लिए अब ये प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना शुरू कर दिया गया, जिसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति का नियुक्ति की गई, यानी कि मैकाले समिति उसको भर्ती करने की इजाज़त देती थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी कि उसकी विधायी कार्य अलग और प्रशासनिक कार्य को अलग बांट दिया गया। इसके बाद था 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें क्या क्या था प्रावधान उसको हम लोग देखते हैं। भारत का जो शासन, अब हम लोग देख लेते हैं 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें क्या क्या हुआ था। तो इससे पहले 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ था, जिसमें भारतीय जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी बहुत ही छीछालेदर हो गई थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो कंपनी की शासन थी इसको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, यानी भारत में ये भारत के मंत्री होंगे जो ब्रिटिश संसद में वहाँ बैठेंगे। उसके बाद 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, यानी उस समय तक मुगल सम्राट हुआ करते थे और जो सबसे अंतिम मुगल सम्राट थे वो बहादुर शाह जफर थे। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और कंट्रोलर थे इसको भी समाप्त कर दिया गया। आगे भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत का अब गवर्नर जनरल क्या हो गया? वायसराय हो गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड कैनिंग था। ये अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना। आगे हम देख लेते हैं 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसमें कौन कौन से प्रावधान थे उसको भी हम लोग देखते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।
गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत की गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं 1873 ईस्वी का अधिनियम। इसमें क्या क्या था? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यानी कि 1 जनवरी 1884 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में शासन करने, अब इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? भंग, यानी कि समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876 का। इस अधिनियम में क्या क्या था उस कानून को हम लोग देख लेते हैं। ध्यान रहे हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो भारतीय संविधान का विकास हुआ है, क्रमिक कैसे विकास हुआ है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा हम लोग फोकस रखेंगे कि कौन कौन से एक्ट कब कब बन गया है, किस एक्ट में कौन सी महत्वपूर्ण बात है, उसको हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो इसमें 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। तो ये जो अधिनियम था इसलिए फेमस है कि इस समय जो विक्टोरिया महारानी थी, इनको भारत का भी सम्राज्ञी घोषित किया गया। कब? तो 28 अप्रैल 1876 को। किस अधिनियम के द्वारा? तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा। आगे देख लेते हैं 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसमें कौन कौन से मुख्य बातें उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके द्वारा राजस्व अथवा बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने की शुरुआत किया गया। यानी कि इसी समय से आप बजट में बहस भी कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब आता है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक है, ये जो मार्ले था वो भारत के राज्य सचिव और मिंटो भारत का वायसराय था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान किया गया। सांप्रदायिकता यानी कि जाति के आधार पर लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है, तो वो है लॉर्ड मिंटो, याद रहेगा। आगे देख लेते हैं भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। यानी कि अब भारतीयों को शासन में थोड़ा थोड़ा अधिकार मिलना शुरू हो गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर चर्चा किया गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या था आगे। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। यानी कि जो उस समय का वायसराय का कार्यकारिणी था तो इंडियनों को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये प्रथम भारतीय थे जो उसमें शामिल हुए थे। आगे देखते हैं 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो इस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। यानी कि उससे पहले महिलाएं वोट नहीं देती थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। यानी कि प्रांत में भी द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया, जिसका जनक लियोनस कार्टियस था। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक आरक्षित तथा दूसरा हस्तांतरित। आगे देख लेते हैं कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया, जिसे हम लोग अभी यूपीएससी कहते हैं, जिसके तहत ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती किया गया। इस अधिनियम में सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। पृथक निर्वाचन का मतलब ये था कि हिंदू लोग हिंदू को ही वोट देंगे और मुस्लिम लोग मुस्लिम को ही। इस तरह इन लोगों के बीच में वो बंटवारा कर दिया जाता, जैसे कि बांटो और राज करो, इसी का कि ये रूप था। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। यानी कि केंद्र का अलग बजट और राज्यों का अलग बजट। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को बनाए रखा गया। आगे का जो अधिनियम है वो है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसमें कौन कौन से मुख्य बातें उसको हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। लगभग जो अभी का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है, लगभग उसमें इसका 60% हूबहू उसमें उतार दिया गया। यानी कि ये जो अधिनियम थे, जितनी बात इसमें कही गई थी
लगभग उसका 60% हमारे भारतीय संविधान में एज इट इज रख दिया गया। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थीं। इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जिसको हम लोग आज RBI शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। RBI की स्थापना की गई। मताधिकार का विस्तार किया गया तथा लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता के तहत द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया, जो अभी इस पर में है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। आगे देख लेते हैं 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें क्या क्या था तो इसको हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत कर दिया गया। तो इस तरह यह चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो और वीडियो से नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।